हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राकृतिक आपदा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक आपदा होती क्या है। आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना होती है, मतलब ऐसी घटना जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की हुई होती, जिस पर मानव का नियंत्रण नहीं होता। मतलब आपदा पर मानव का नियंत्रण भी नहीं रहता है। आपदा की वजह से जान माल का नुकसान होता है और मानव के दैनिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। कितने प्रकार की होती है आपदाएं। तो इनमें पहली है वायुमंडलीय। वायुमंडलीय आपदाओं में आता है बर्फानी तूफान, तड़ित, बिजली गिरना, टोर्नेडो, चक्रवात, सूखा, पाला और लू। भौमिक आपदाओं में आता है भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। जलीय आपदाओं में आता है बाढ़, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, सुनामी। इसके बाद जैविक आपदाओं में आता है टिड्डियाँ, कीट, वायरस आदि। ठीक है। वायरस जैसे अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। तो अब देखिए प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 1994 में जापान के याकोहामा नगर में हुई थी। 1999-2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया था। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि किस दशक कब न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। अब हम पहली आपदा देखते हैं, इसमें भूकंप। पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं। भूकंप के प्रभाव होते हैं, भूकंप जब भी आता है तो भूतल पर दरारें पड़ जाती है, भूस्खलन होता है, मानवकृत ढांचे जैसे मकान, बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनमें दरारें पड़ना, खिसकना या नष्ट होना, सुनामी आना और अपार जनधन की हानि होना। अपार जनधन की हानि होती है भूकंप के आने से। अब भूकंप आपदा से बचाव के उपाय क्या हैं। उपाय यह है कि भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करें, जिससे हमें पहले ही थोड़ा पूर्वानुमान लग सके कि भूकंप कब आ सकता है। भूकंप रोधी इमारतें बनवाना, लोगों में जागरूकता का प्रसार करना और ऐसा तंत्र तैयार करना जिससे आपदा के समय कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके और बचाव के उपाय किए जा सकें। अब भारत के मानचित्र पर हम भूकंप संभावित क्षेत्र देखेंगे तो हमने 5 क्षेत्रों में इनको बांटा है। पहला है अति अधिक क्षति, जहाँ पे बहुत अधिक भूकंप आने के चांस हैं। दूसरा है अधिक क्षति, तीसरा है मध्यम क्षति, चौथा है निम्न क्षति और पांचवा है अति निम्न क्षति, जहाँ पे बहुत कम चांस है। तो सबसे पहले देखिए अति अधिक क्षति के कहाँ पे है। ये कश्मीर में, यहाँ भूकंप आने के अधिक चांस रहते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये हिमालयी राज्य हैं। बिहार, उत्तरी बिहार में भूकंप आने के अधिक चांस रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरे में ही पूरा ही हिमालयी राज्य हैं ये, तो यहाँ भूकंप आने के अधिक चांस रहते हैं। इसके अलावा कच्छ वाला क्षेत्र जो गुजरात का है, ये यहाँ पे भी भूकंप अधिक आते हैं। इसके बाद है अधिक क्षति। अधिक क्षति वाले ये देखिए, ये पूरा जो हिमालयी बेल्ट है हिमालयी राज्यों का, ये किस में आता है, अधिक क्षति वाले क्षेत्र में आता है। किस में आता है, यहाँ हिमालय भूकंप आने के चांस अधिक हैं। महाराष्ट्र वाला क्षेत्र भी, ये लातूर वाला है जो भी इसमें आता है, और यहाँ पे सुंदरवन वाला क्षेत्र। इसके बाद मध्यम क्षति वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे मध्यम चांस है। ये देखिए, ये पंजाब, यूपी वाला, बिहार, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, और इधर ये राजस्थान और एमपी, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र यहाँ पे मध्यम क्षति वाले क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद है निम्न क्षति वाले क्षेत्र। ये जो बेल्ट है ये वाली, ये डॉट डॉट वाली, ये है निम्न क्षति वाले क्षेत्र। और उसके बाद सबसे लास्ट में है अति निम्न क्षति, मतलब जो ये वाली बेल्ट है, जैसे ये पूर्वी राजस्थान, एमपी और इधर ये तेलंगाना, प्रायद्वीपीय पठार वाली जो बेल्ट है, इसमें बहुत कम चांस है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार बहुत पुराना भाग है और स्थिर भाग भी है, इसलिए यहाँ भूकंप आने के बहुत कम चांस रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्राकृतिक आपदा भूकंप में ही आती है, सुनामी। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल में अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगे पैदा होती है। क्या पैदा होती है, ऊंची तरंगे पैदा होती है, जिन्हें सुनामी या भूकंपीय लहरें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनामी या भूकंपीय समुद्री लहरें। जल तरंग की गति उथले समुद्र में ज़्यादा होती है और गहरे समुद्र में कम होती है।
जो जल तरंगें होती है उनकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। तटीय क्षेत्रों में तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती है और व्यापक विनाश करती है, व्यापक विनाश करती है। तो ये था सुनामी के बारे में, 2004 में आई थी इंडिया में, बहुत ही खतरनाक सुनामी। इसके बाद देखिए अगली आपदा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं और 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। यह आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। इनका एरिया जो होता है वो 500 से 1000 किलोमीटर होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। अब है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की आवश्यक परिस्थितियां। तो पहली परिस्थिति तो देखो, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता। लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण, गर्म और नमी युक्त वायु होनी चाहिए। दूसरी है तीव्र कोरियालिस बल। भूमध्य रेखा के पास चक्रवात इसलिए ही उत्पन्न नहीं होते, क्यों नहीं उत्पन्न होते? क्योंकि वहां पे कोरियालिस बल कम होता है। कोरियालिस बल जो होता है वो भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है। तीसरा है क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनते हैं। जब निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेंगे तभी हवाएं बाहर से उस ओर आएगी। चौथा, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फोन की अनुपस्थिति। ऊर्ध्वाधर वायु की अनुपस्थिति रहती है। तो ये होती है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की आवश्यक परिस्थितियां। इसके बाद देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना। ये देखिए बीच में लो प्रेशर होता है, इसे तूफान की आंख भी कहते हैं, और चारों तरफ से हवाएं इसमें आती है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर रहती है। MB मीन्स मिलीबार। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय व समय अनुसार वितरण। तो बंगाल की खाड़ी में आते हैं सर्वाधिक ये अक्टूबर व नवंबर में 16 से 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 से 21 डिग्री नॉर्थ, 16 से 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में। 92 डिग्री, जैसे मान लो ये 92 डिग्री पूर्वी देशांतर है तो इसके पश्चिम में। ठीक है। अब देखो भारत में वायु चक्रवात का आपदा क्षेत्र हम देखेंगे भारत के मानचित्र पे। तो इसमें को भी हमने 5 भागों में बांटा है। अति अधिक क्षति, अधिक क्षति, मध्यम क्षति, निम्न क्षति और अति निम्न क्षति। तो सबसे पहले अति अधिक क्षति वाले देखिए, देखो ये लद्दाख वाला एरिया, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का ये जो एरिया है ये अति अधिक क्षति में आता है, और ये पूर्वी तट वाला जो एरिया है ये भी अति अधिक क्षति में आता है। इसके बाद अधिक क्षति में ये पूरा उत्तर का मैदान वाला जो एरिया है ये किस में आता है? आपके अधिक क्षति में। ये वाला जो एरिया है पूरा उत्तर का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो अधिक क्षति में आता है। मध्यम क्षति, तो मध्यम क्षति में ये वाला जो एरिया है उड़ीसा और उड़ीसा वाला आंध्र प्रदेश वाला एरिया है ये आता है मध्यम क्षति में। इसके बाद निम्न क्षति, ये जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार वाला एरिया है ये आता है आपके निम्न क्षति में। और अति निम्न क्षति में ये कर्नाटक तेलंगाना पठार वाला एरिया ये आता है अति निम्न क्षति में। जो गुजरात का तट है ये अति अधिक क्षति में आता है, यहाँ पे भी अधिक चक्रवात आते हैं। तो अति अधिक क्षति मतलब सबसे ज़्यादा एक तो गुजरात तट, नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी तट और लद्दाख वाला एरिया। ठीक है। इसके बाद हम अगली आपदा देखते हैं, बाढ़। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल का बहाव होता है। मतलब नदी की जल वाहिकाओं की जितनी क्षमता रहती है उससे अधिक अगर उनमें बहाव होता है और जल मैदानों के निचले हिस्सों में भर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। बाढ़ आने के कारण क्या होते हैं? कारण ये होता है कि लंबे समय तक तेज बारिश का होना। अगर लंबे समय तक तेज बारिश होगी तो पानी भर जाएगा जगह जगह पे। दूसरा कारण है हिम का पिघलना। तीसरा कारण है जमीन की अंतः स्पंदन दर में कमी आना, मतलब पानी को जो सोखने की दर है जमीन की उसमें कमी आ जाती है। चौथा, नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। नदी जल में जब जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो भी बाढ़ आने के चांस रहते हैं। और पांचवा है नदियों का मार्ग बदलना, जैसे बिहार में कोसी नदी मार्ग बदल देती है, उससे बाढ़ आती है। अब भारत में बाढ़ के प्रभाव क्या होते हैं? असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत में बाढ़ का प्रभाव कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है? असम में, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में ज़्यादा है। वैसे सर्वाधिक बिहार में है।
बाढ़ के परिणाम क्या होते हैं? फसलें बर्बाद हो जाती है, खेतों में पानी बढ़ जाता है तो फसल बर्बाद हो जाती है, आधारभूत ढांचे नष्ट हो जाते हैं, बीमारियां जैसे हैजा, हेपेटाइटिस आदि फैल जाती हैं। अब बाढ़ की आपदा से बचाव के उपाय क्या हैं? उपाय ये हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाए जाएं और नदियों पर बांध बनाए जाएं, वनीकरण किया जाए जिससे पानी का बहाव कम हो, और बाढ़ वाले क्षेत्रों में जनसंख्या जमाव पर नियंत्रण किया जाए जिससे जनधन की हानि कम हो। अब भारत में बाढ़ संभावित क्षेत्र अपन मानचित्र पे देख लेते हैं। देखो ये पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे भी नदियाँ अधिक है तो इसलिए यहाँ ये यमुना वाला जो एरिया है, गंगा, इसके बाद घाघरा, बिहार में सर्वाधिक चांस रहते हैं बाढ़ आने के। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बाढ़ आती है, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, ओडिशा में महानदी की वजह से बाढ़ आने के चांस अधिक हैं, गोदावरी नदी से आंध्र प्रदेश में बाढ़ आने के चांस रहते हैं। इसके अलावा गुजरात में साबरमती, माही, नर्मदा, तापी नदियाँ, इनकी वजह से बाढ़ आने के चांस रहते हैं। तो ये भारत में बाढ़ के संभावित क्षेत्र, मतलब जहाँ अधिक बड़ी नदियाँ हैं वहाँ बाढ़ आने के चांस अधिक रहेंगे। बिहार में बाढ़ आने का कारण यही है कि यहाँ पे नदियाँ अधिक है तो इस वजह से यहाँ बाढ़ आती है और यहाँ की नदियाँ अपने मार्ग भी बदलती है, जैसे कोसी नदी। इसके बाद देखिए अगली आपदा है सूखा। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा बहुत कम हो, अत्यधिक वाष्पीकरण, मतलब जो भी हो वो भी वाष्पीकरण के द्वारा उस पानी की समाप्ति हो जाए, और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। भूतल पर जल की जो कमी होती है उसे हम सूखा कहते हैं। सूखे के प्रकार दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? पहला है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, मतलब जो जितना पानी हमें चाहिए होता है उतनी वर्षा नहीं होती, तो वो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा होता है, जिसकी घोषणा मौसम विभाग पहले ही कर देता है। इसके बाद है कृषि अथवा भूमि आर्द्रता सूखा। मिट्टी में आर्द्रता की कमी हो जाती है जिससे फसल उत्पादन नहीं हो पाता, तो उसे कृषि अथवा भूमि आर्द्रता सूखा कहते हैं। इसके बाद है जल विज्ञान संबंधी सूखा। ये कौन सा होता है? जलाशयों का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाता है। जो जलाशयों का स्तर होता है, जो वर्षा के द्वारा जो पानी मिलता है उसके बाद भी उनका जल स्तर नीचे गिर जाता है, तो उसे हम कहते हैं जल विज्ञान संबंधी सूखा। इसके अलावा एक होता है पारिस्थितिकी सूखा। ये क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से पारिस्थितिकी तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जैसा आप समझते हैं कि विभिन्न एक दूसरे से जुड़ा रहता है, तो जल की कमी रहती है तो ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसे हम पारिस्थितिकी सूखा कहते हैं। अब सूखे के परिणाम क्या होते हैं? देखो सूखे के परिणाम होते हैं अकाल होता है। अकाल किसे कहते हैं? फसल बर्बाद होने से जब अन्न की कमी हो जाए, अनाज की कमी हो जाए, खाने को नहीं मिले, तो उसे हम अकाल कहते हैं। इसके अलावा एक होता है तृण अकाल, चारे की कमी, जब पशुओं को चारा नहीं मिले खाने को तो उसे तृण अकाल कहते हैं। एक होता है जल अकाल, जब जल की कमी हो जाए, पीने के पानी की कमी हो जाए तो उसे हम जल अकाल कहते हैं। और फिर होता है त्रिकाल, अकाल प्लस तृणकाल प्लस जल अकाल, मतलब ये तीनों साथ में हो जाए तो उसे हम कहते हैं त्रिकाल। ये सबसे खतरनाक होता है। अब सूखा आपदा से बचाव के उपाय: भूमिगत जल भंडारों का पता लगाना, भूमिगत जल भंडार, नए नए भंडारों का पता लगाना होगा। जल आधिक्य से अल्प जल क्षेत्रों में जल पहुंचाना, जहां जल की अधिकता है वहां से उन क्षेत्रों में जल पहुंचाना जहां जल की कमी है। नदियों को जोड़ना, हालांकि इस परियोजना पे काम चल रहा है पर बहुत सुस्ती से चल रहा है। इसके बाद वर्षा जल संरक्षण, वर्षा का जो जल है उसका संचय करना। अब देखो भारत के मानचित्र में हम देखते हैं सूखा प्रवण क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला जो है ये हाईएस्ट है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक सूखा पड़ता है, और कच्छ वाले एरिया में, गुजरात में कच्छ और पश्चिमी राजस्थान। इसके अलावा देखिए आप सूखे के एरिया कहाँ कहाँ पे, तो देखो यहाँ पे राजस्थान, पूर्वी राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, ईस्ट महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र हो गया, और ये देखो आप नॉर्थ तमिलनाडु, साउथ तमिलनाडु, कर्नाटका, ओडिशा का क्षेत्र और महाराष्ट्र का क्षेत्र, यहाँ पे भी सूखा पड़ने के चांस रहते हैं। पर सबसे ज़्यादा चांस सूखा अधिक कहाँ पड़ता है? पश्चिमी राजस्थान और कच्छ वाले एरियाज़ में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद देखिए भूस्खलन, अगली आपदा है प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन क्या होता है? चट्टान समूह का खिसक कर ढाल से नीचे गिरना,
जब चट्टानों का समूह खिसककर ढाल से नीचे गिर जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं भूस्खलन। भूस्खलन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? हिमालयी राज्य, हिमालय से के संबंधित जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह, अरुणाचल, जो भी राज्य हैं हिमालयी राज्य हैं। अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं अपने 7-8 वो इसमें आ जाते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाले क्षेत्र भी भूस्खलन के क्षेत्र हैं। परिणाम क्या होता है भूस्खलन से? सड़क और रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, नदी मार्ग बदल लेती है क्योंकि नदी के मार्ग में रुकावट आ जाती है इससे। बचाव के उपाय क्या है? वनीकरण को बढ़ावा, सीढ़ी नुमा खेती और बांध निर्माण। ठीक है, वनीकरण को बढ़ावा, सीढ़ी नुमा खेती और बांध निर्माण। इसके बाद है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसमें आपदा को गंभीर घटना मानते हुए इसे प्राकृतिक या मानवकृत कारणों का परिणाम बताया। मतलब इसमें बताया गया है कि आपदा एक बहुत ही गंभीर घटना है और ये प्राकृतिक कारणों से भी होती है और मानव द्वारा निर्मित कारणों से भी होती है, जिसमें अपार जनधन की हानि होती है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं इसमें बताई गई है। पहली अवस्था आपदा से पहले, दूसरी आपदा के समय और तीसरी आपदा के बाद क्या करना है। तो आपदा से पहले हमें सूचना एकत्रण करनी है, योजना बनानी है और तैयारियां रखनी है कि अगर कोई आपदा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। आपदा के समय में क्या करना है? बचाव एवं राहत कार्य करना है जनधन की हानि रोकने के लिए। और आपदा के बाद क्या करना है? आपदा के बाद क्या करना है कि आपदा के बाद हम ये करना है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनका बचाव एवं पुनर्वास करना है, उनके रहने खाने का इंतजाम करना है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा भारत में जो प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं कौन कौन सी। पहला भूकंप पढ़ा हमने, उसके बाद हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ा हमने, और उसके बाद बाढ़ के बारे में पढ़ा हमने, फिर सूखा और भूस्खलन के बारे में पढ़ा। तो ये प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं थी। इस वीडियो की कंप्लीट PDF आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।